डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, जो पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान की लगभग सभी परीक्षाओं में यह एक महत्वपूर्ण भाग बन के उभरा है और आपकी अंतिम सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये पर्यावरण अध्ययन में भी ओजोन डिप्लीशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओजोन क्षरण जानने के पहले हमें ये जानना है कि ओजोन क्षरण है क्या और ओजोन क्षरण होता कहाँ है, ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ओजोन का जो केमिकल नेम है, ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और ये ऑक्सीजन के अणु प्रकाश की उपस्थिति में या सौर प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन जब तक हमारे क्षोभ मंडल में होता है तो ये जहरीला होता है वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक को रोकता है वनस्पतियों में, और मनुष्यों में भी तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा करता है। और जब ये समताप मंडल में पहुंच जाता है, समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर बनती है, ओजोन लेयर बन जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और जब जहां भी इस लेयर की मोटाई कम होती है वहां से अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आती हैं और बहुत सारी हमारे पूरे इकोसिस्टम को, प्राणियों को, वनस्पतियों को क्षति पहुंचाती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये हम पृथ्वी माने, ये हमारी पृथ्वी है और ये लेयर अगर हम ऐसे माने तो पृथ्वी, मान लिया ऐसे पहली लेयर ये है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है और यहां ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, क्योंकि यहां संवहनीय धाराएं चलती हैं तो इस वजह से क्षोभ मंडल का विस्तार थोड़ा ऊपर तक हो जाता है। और जो समताप मंडल हमारा होता है ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसी समताप मंडल में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपर हम जानते हैं कि मध्य मंडल होता है जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, मध्य मंडल, और इसके ऊपर 640 किलोमीटर ऊंचाई तक ये बहिर्मंडल होता है या एक्सोस्फीयर होता है, बहिर्मंडल। यहीं से रेडियो तरंगे हमारी रिटर्न होती हैं, रेडियो वेव्स जो है, रेडियो तरंगे वापस आती हैं। जब सूर्य से किरणें आती हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो क्षतिकारक होती है वो उसको ये लेयर रोक देती है। और जब इस लेयर में प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से इस लेयर में कमी आती है, लेयर पतली हो जाती है, तो इसे हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। और यहां से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, मनुष्यों में तमाम तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, वनस्पतियों जिसको हम आगे देखेंगे इस तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। ओजोन क्षतिकारक ऐसे प्राकृतिक तत्व कौन से हैं और मानवजनित कारण कौन से हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। अब पहले प्राकृतिक कारक जो होते हैं, प्राकृतिक कारक कौन से होते हैं जो ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। इसमें सबसे पहले है 11 वर्षीय सोलर फ्लेयर्स या सौर कलंक जो होता है, 11 वर्षीय सौर कलंक जो होता है, ये प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य में एक ज्वालाओं में एक बूम होती है जो निकलती है और निकल करके अंतरिक्ष में मिल जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और जहां से ये ज्वालाएं निकलती हैं वहां पर एक धब्बा दिखता है, इसलिए सौर कलंक उसे कहते हैं। ये जब हमारे सौरमंडल या हमारे
वायुमंडल के में पहुंचती है तो ये नाइट्रोजन के अणुओं को आयनित कर देती है, और ये नाइट्रोजन के अणु ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर के पुनः ओजोन को तोड़ती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में पुनः मुक्त होती है, और बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है वो है स्वयं प्रकाश। ओजोन को सौर प्रकाश की उपस्थिति में ये एलिमेंटल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये प्राकृतिक कारक है, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, ये निरंतर अनवरत चलती है, प्रक्रिया निरंतर अनवरत चलती ही रहेगी। लेकिन मानवीय कारक जो वर्तमान में ओजोन छिद्र के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और जो हमारे कारण पैदा हुआ उस पर हम निश्चित रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। वो है, अगर हम मानवीय कारक को देखें, मानवीय कारक इसके अंतर्गत CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ये ओजोन क्षतिकारक है। कैसे क्षतिकारक है इसको बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आता कहां से है। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC, रेफ्रिजरेटर, फोमिंग एजेंट, मशीनों या धातुओं की सफाई के लिए जो विलायक के रूप में यूज करते हैं, उसमें CFCs का वो यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम छोड़ते तो क्षोभ मंडल में है, लेकिन ये विसरण द्वारा समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। जब समताप मंडल पहुंचते हैं तो क्लोरीन का अणु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके, ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड बना लेता है, क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। क्लोरीन ऑक्साइड पुनः ओजोन से क्रिया करता है और क्लोरीन स्वयं को मुक्त कर लेता है। ये क्लोरीन का अणु समताप मंडल में लगातार विद्यमान रहता है, 65 से 100 वर्षों तक विद्यमान रहता है, और ये ओजोन अणु को क्षति पहुंचाता रहता है, तब तक क्षति पहुंचाता रहता है जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में धरती पर बरस नहीं जाता है, अम्ल वर्षा के रूप में। इसके अलावा दूसरा मानवीय कारक जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है वह है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमोक्लोरोमीथेन, इस तरह से तमाम सारे तत्व होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग CFCs के उत्पादन में होता है, और इसमें क्लोरीन का तत्व वही समताप मंडल में जिस तरह से भी हमने बताया कि क्षतिकारक होता है। इसके अलावा मिथाइल क्लोरोफार्म, इसमें भी क्लोरीन का तत्व क्षतिकारक है। मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, इसमें ब्रोमीन भी क्लोरीन की तरह है, लेकिन क्लोरीन की अपेक्षा ये 100 गुना ज्यादा क्षतिकारक होता है। ये ब्रोमीन जो है 100 टाइम अधिक क्षतिकारक है क्लोरीन की अपेक्षा, और ये क्लोरीन की तरह ही स्वयं को प्रक्रिया के लास्ट में मुक्त कर लेता है और अगली ओजोन अणु को तोड़ने के लिए आगे श्रृंखला में शामिल हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हम जानते हैं कि जेट विमानों के परिचालन से निकलती है, औद्योगिक कचरे में निकलती है, कृषि उपयोग में आने वाले कृषि के बाद जो अवशेष बचते हैं, कृषि में जो केमिकल यूज करते हैं उसके द्वारा उन्मुक्त होती है। इस तरह के जो हथियार होते हैं न्यूक्लियर, उनके उपयोग के द्वारा भी ये मुक्त होता है।
इस तरह से तमाम सारे स्रोतों से नाइट्रोजन ऑक्साइड मुक्त होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एलिमेंटल ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके NO के रूप में मुक्त होती है। सॉरी, ये ओजोन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एलिमेंटल ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड को मुक्त करती है और ऑक्सीजन बनाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड मुक्त हो जाती है और ओजोन की लेयर की हानि होती है। अब इस लेयर को नापते कैसे हैं? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये हम कैसे जानेंगे कि ओजोन क्षरण हुआ है कि नहीं हुआ है। ओजोन छिद्र की परिकल्पना ये कहां से आई है? तो ओजोन का क्षरण नापने के लिए हम डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा हम ओजोन की लेयर की मोटाई नापते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है डॉप्सन होती है। एक डॉप्सन बराबर, एक यूनिट डॉप्सन या डॉप्सन की एक यूनिट, डॉप्सन की एक यूनिट जो है, एक यूनिट 0.01 mm या मिलीमीटर के बराबर होती है। और ओजोन लेयर की मोटाई जहां 300 डॉप्सन तक होती है वो ठीक मानी जाती है। अगर 220 डॉप्सन यूनिट से कम है, 220 डॉप्सन यूनिट से कम है, तो वो मानी जाती है कि ओजोन लेयर वहां पर पतली है, क्षतिग्रस्त है, और वहां से अल्ट्रावायलेट रे जा सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र अक्सर देखा गया है। अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में ही होने का क्या कारण है? बसंत ऋतु में ये अधिक बड़ा हो जाता है। अंटार्कटिका में सबसे जो पवनों का एक पैटर्न है वो लगातार ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों के चारों ओर चलता रहता है, और उनका टेम्परेचर 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वहां पर समतापमंडलीय, ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघों का निर्माण होता है। इन मेघों को नेक्रियास बादल कहते हैं। इसमें जल और नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जल और नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जल और नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल, इन क्रिस्टलों, इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। और इनकी खासियत यह होती है कि जो समताप मंडल में इनएक्टिव क्लोरीन होती है, इसे एक्टिव क्लोरीन में चेंज कर देते हैं, और अंटार्कटिका के ऊपर जो एक्टिव क्लोरीन है वो ओजोन लेयर में मौजूद ओजोन को क्षति कर करके नष्ट करता रहता है, और ओजोन छिद्र के रूप में हमारे सामने आता है। ओजोन छिद्र से हमें नुकसान क्या है? ओजोन लेयर अगर नहीं होती है, कम होती है, तो इससे हमें क्या नुकसान है? इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ओजोन लेयर करती क्या है। ओजोन लेयर का मुख्य काम है, अभी हमने बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज को सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोकना। यूवी रेज को पृथ्वी तक आने में रोकना है। लेकिन अगर ये लेयर कमजोर हो गई तो ये हमारी धरती पर सीधे आती है, और इससे हमारा मैरीन इकोसिस्टम प्रभावित होता है। मैरीन इकोसिस्टम या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। मैरीन इकोसिस्टम ये कैसे प्रभावित होता है? हम जानते हैं समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन होता है, और लगभग पूरी धरती के 2/3 भाग पर समुद्र फैला हुआ है। इस 2/3 भाग में जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, शैवाल जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। हमारी 2/3 ऑक्सीजन की सप्लाई इन्हीं शैवालों फाइटोप्लैंक्टन से आती है। और ये समुद्र में रहने वाली छोटी मछलियों के आहार भी होते हैं। जैसे हमारी धरती पर घास मुख्य प्रथम आहार है,
प्रथम उपभोक्ता का, और उसके बाद उनको मांसाहारी खाते हैं, जैसे टिड्डा घास खाता है, घास टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है और सभी जीव सर्वाइव करते रहते हैं। ऐसे वहां पे छोटी मछलियां फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं, उनको बड़ी मछलियां खाती हैं, उनसे बड़ी मछलियां उनको खाती हैं। इस तरह से एक प्रक्रिया वहां मैरीन इकोसिस्टम का चलता रहता है। और जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी होती है और समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कम हो जाता है, कम एब्जॉर्ब कर पाता है, ऑक्सीजन कम दे पाता है। मैरीन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन कम होने से मछलियों को भोजन नहीं मिलता है, छोटी मछलियों को। इससे जो है बड़ी मछलियां भी मरती हैं, छोटी मछलियां मरने लगती हैं। एक तरह से पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। इसके अलावा वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनस्पतियों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वनस्पतियों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इस मनुष्यों में आनुवंशिक परिवर्तन होता है, नेत्र दोष हो जाते हैं, त्वचा कैंसर, ये बहुत कॉमन बीमारी है त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है। इसके अलावा और ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो साइकिल होती है पृथ्वी की वो प्रभावित होती है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रयास किए गए। ऐसा पहला प्रयास वियना कन्वेंशन के रूप में आया। पहला प्रयास वियना कन्वेंशन के रूप में आया। वियना कन्वेंशन जो 1985 में किया गया, 1985 ईस्वी में। ये सीएफसीज के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ। और 1988 में ये कार्य रूप में आया, परंतु कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ। इस कन्वेंशन में कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ। फिर दूसरा कन्वेंशन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल में। 16 सितंबर 1987 में, चूंकि इस प्रोटोकॉल में सीएफसीज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और इससे विकसित देशों को 2000 ईस्वी तक और विकासशील देशों को 2010 तक इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए किया गया। और लगभग दुनिया के अधिकतर देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1989 से ये अस्तित्व में आ गया। 16 सितंबर को, तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद एक और जो कन्वेंशन हुआ, किगाली समझौता। किगाली समझौता में सीएफसीज को जब प्रतिबंधित कर दिया गया तो उसकी जगह पर एचसीएफसीज को क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एचसीएफसीज को उपयोग में लाया जाने लगा, जो कम क्षतिकारक था पर्यावरणीय रूप से, ओजोन का कम क्षतिकारक था। लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हुई। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये दोनों समस्याएं इससे उत्पन्न होने लगी, इसलिए किगाली समझौते में जो अक्टूबर 2016 में हुआ, इसमें इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और विभिन्न देशों को, विकासशील देशों को, विकसित देशों को और अल्प विकसित देशों को अलग अलग समय दिया गया कि ये अपने इसे रोकने का प्रयास करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और इस तरह की
और सामग्री प्राप्त करने के लिए, शिक्षण सामग्री, ऑथेंटिक और पर्यावरण संबंधित जो भी सामग्री है, साइंस से संबंधित जो सामग्री है प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।